Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next capsule for the 3D geometry and this is for the planes. और हमने पिछली क्लास में ये सब पढ़ लिया था कि स्ट्रेट लाइंस कैसे होती है और उसकी इक्वेशन किस तरह से निकाली जाती है और बाकी मतलब हम लोगों ने एंगल्स और सब देख लिए थे। तो इस वाली कैप्सूल में हम लोग देखेंगे कि प्लेन की इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी होती है या कुछ भी एक पॉइंट दिया होता है प्लेन के ऊपर, तो हम उसमें प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो और एक और नया अपडेट आया है, कल रात को ही आया है कि जो जेई मेन जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। पहले अप्रैल में होने वाला था पहला अटेम्प्ट, अब वो अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट होगा वो जून में होगा, जून 21 में। ये अप्रैल 21 से स्टार्ट होने वाला था और जून में होगा पहला, और फिर उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट जो मई में होने वाला था, मई 21 में, वो जुलाई 21 में होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डेट्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। तो इसी हिसाब से आप इसको बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। पॉजिटिवली यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि आपको जो एक दो महीने का, 1.5 महीने का जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब मैंने एक स्ट्रेटजी भी दी रखी है आपको, स्ट्रेटजी को यूज़ करिए जिससे कि आपका जो जेई मेन का जो एग्जामिनेशन के लिए जो पूरा सिलेबस है वो कवर होना चाहिए। ये याद रखो कि अगर आपने जेई मेन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो ही आपके पूरे चांसेस हैं कि आप 200 प्लस आसानी से स्कोर कर पाओ, क्योंकि एरर भी होता है। अगर कितनी भी अच्छी आपकी एक्यूरेसी हो, तो अगर आपने 100% सिलेबस कवर नहीं किया है तो जेई मेन में बहुत अच्छी एनआईटीज लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जामिनेशन में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन से टॉपिक से आएंगे, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, पता नहीं कौन सी शिफ्ट आएगी, है ना। हमें तो पता नहीं कौन सी शिफ्ट आएगी। तो उसी हिसाब से अपने सिलेबस, अपने इस एक्स्ट्रा महीने को जो आपके पास टाइम मिला है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए इस मिनिमम टाइम में। और अगर आपको इस किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस पीरियड में, जिससे कि आपके बचे हुए सिलेबस जो है, जो इनकम्प्लीट है, वो जल्दी खत्म हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का कैप्सूल। आज का कैप्सूल है रिलेटेड टू प्लेन्स। यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्लेन और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन बेसिक फॉर्म जो होती है, वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये है आर वेक्टर, ये है एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक कोई भी एक रैंडम पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। अब ये पॉइंट है आपका, सपोज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको आप ले सकते हो कोई भी पॉइंट को एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस आर वेक्टर को अगर मैं बोलूँ तो ये आर वेक्टर की जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली में है क्या, डी क्या डिस्टेंस, डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। ये वाला डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस डी है। तो उसके केस में क्या होगा कि यहाँ पर आर वेक्टर, अब ये एन वेक्टर क्या है, एन वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, आर वेक्टर डॉट एन एन वेक्टर यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, ये एक्चुअली में वेक्टर नहीं होता है, ये एक्चुअली में कैप होता है। मतलब आर वेक्टर आर कैप डॉट एन कैप, मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आर वेक्टर डॉट एन कैप ये होता है। तो इसका मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि आर वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द नॉर्मल वेक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप, ये होता है इसका प्रोजेक्शन आर वेक्टर का एन वेक्टर के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर। यानी कि प्रोजेक्शन मतलब लेंथ ऑफ आर वेक्टर, जब आप उसको इसमें प्रोजेक्ट करोगे तो लेंथ कितनी आएगी, वो एक्चुअली में डी है ना। तो इस तरह से इक्वेशन आती है। अब इसकी जो इक्वेशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आती है, कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि आप इसी को आर वेक्टर और एन कैप इनकी वो डाल दो, मतलब एल एल एम एन क्या है यहाँ पर, एल कॉमा एम कॉमा एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन कैप, मतलब नॉर्मल वेक्टर। जब ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं नॉर्मल वेक्टर के, तो उसके केस में क्या होगा कि आप इसमें डाल दो एन वेक्टर, फिर क्या हो गया, एन वेक्टर एन कैप वेक्टर जो हो गया ये आपका हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, है ना। अब यहाँ पर आप इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट 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 प्रोडक्ट क्या होगा, यही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट
एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये हो गया। अब दिस ये क्या है, दिस इज इक्वल टू डी, क्योंकि हमें ऊपर दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, बेसिक चीज है। पर आर वेक्टर ये याद रखना है आपको कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी में आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी रैंडम पॉइंट जिसको आप लोकस फाइंड आउट करोगे, जो कि एक प्लेन की इक्वेशन होगी। और एन कैप क्या है, एन कैप इज अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, है ना। डी इज द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये दोनों फॉर्म होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब मान लेते हैं ये है हमारा एक रैंडम पॉइंट आर वेक्टर, दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये इसके ऊपर एक पॉइंट है, इस वेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है जो कि है ए वेक्टर, है ना। दिस इज ए वेक्टर, कोई भी पॉइंट है जो इस वेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, कोई भी इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ये वेक्टर पॉइंट है ना, दिस पॉइंट पी। अब आपको निकालना है इस इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि जिस पर एक पॉइंट पी लाई कर रहा है ए वेक्टर, और हमने एक रैंडम पॉइंट एज्यूम किया है एक्स वाई जेड जो कि इस प्लेन पर लाई करेगा, क्योंकि हमें इसका लोकस निकालना होता है, एक्स वाई जेड का लोकस निकालना होगा भाई, ये प्लेन की इक्वेशन होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि एन कैप इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा काम क्या है, कि हमारा काम यह है कि हम यहाँ पर एक कोई भी एक ऐसा वेक्टर निकालेंगे जो कि प्लेन में लाई कर रहा हो। अब इस ट्राइंगल को देखो, ओ ए, मतलब इसको मैं आर ले लेता हूँ, ओ आर पी को देखो। इस ओ आर पी में अगर मैं आर पी वेक्टर निकालने की कोशिश करूं, तो आर पी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर, या फिर पी आर वेक्टर अगर मैं निकालता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। ये प्लेन में लाई कर रहा है। और दूसरा एक वेक्टर मेरे पास है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब अगर मैं पी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं एन कैप के साथ, तो वो जीरो आएगा, क्योंकि पी वाई बिकॉज पी आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन कैप। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू पी आर वेक्टर का मॉड इनटू एन कैप का मॉड इनटू कॉस थीटा होता है ये। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है दोनों प्लेन के वेक्टर में और परपेंडिकुलर वेक्टर में, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए ये जीरो होता है। इसीलिए हमने जो ये निकाला है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट इन एन कैप, ये इक्वल टू जीरो होगा, ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा। अब आपको इन दोनों से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन दोनों से एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कोई भी वेक्टर प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक रैंडम पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स वाई जेड, और उस रैंडम पॉइंट का लोकस निकालना है एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। तो आपको रैंडम पॉइंट जो भी लेना पड़ेगा जिसका आपको लोकस निकालना है, पहले तो उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करो, फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कोई ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो जिससे कि आप उसको डिफाइन कर पाओ। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, रैंडम एक आर वेक्टर लिया है, रैंडम आर वेक्टर लिया, फिर मैंने प्लेन में एक वेक्टर निकाल दिया, क्योंकि मुझे दिया हुआ था एक वेक्टर ए प्लेन में लाई करता है। अब पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट प्लेन में लाई करता है, उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, तो मैंने क्या किया, एक प्लेन में वेक्टर निकाला। कंडीशन क्या थी, मैंने कंडीशन कौन सी लगाई, यहाँ पर ये जो वेक्टर जो प्लेन में होगा और जो परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो आपको इसी तरीके से कुछ इक्वेशंस कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं, और उस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ की प्लेन आ जाती है। तो ये होती है कंडीशंस जो आप यूज करके प्लेन की इक्वेशन निकालते हो। ठीक है, तो इसी में ही जब आप चीजें डालोगे, अब ए वेक्टर अगर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है कि ए वेक्टर क्या है, वो है आपका एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, अगर मैंने आपको ऐसा ये दे दिया है ना, यानी कि पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट।
तो उसकी जो कार्टिशियन इक्वेशन होगी वो होगी ये x माइनस एक्स नॉट इंटू एल, बिकॉज एन कैप क्या है यहाँ पर, एन कैप इज योर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, वेयर एल एम एन आर डी सीज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, तो अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ये, बस आपको क्या करना है यहाँ आर, और आर वेक्टर क्या है आपका, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इन तीनों चीजों को जब आप इसमें डाल दोगे इस वेक्टर फॉर्म में, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएंगी दोनों। अब यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है कि एल एम एन तो डायरेक्शन कोसाइंस है, डी सीज है, पर अगर आपके पास डी आर्स भी होते हैं ना इसके परपेंडिकुलर के, तो क्योंकि ये दोनों रेशियोज में होते हैं, डी सीज और डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस की जगह पर डायरेक्शन रेशियोज भी यूज कर सकते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम ही आएगी। ओके, तो ये समझ में आ गया है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, सपोज ये है आपका ए और ये है आपका बी और ये है आपका सी, ठीक है। अब इनके जो पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, एंड सी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर सी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ए बी सी। तो आप सबसे पहले आपका काम क्या है, वही जैसे हमने पहले किया था, एक रैंडम पॉइंट ले लिया विच इज पी, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वेक्टर, और इसको बोल दिया दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब हमारा काम क्या है, इसका लोकस निकालना। इसका लोकस अगर हमने निकाल लिया तो मतलब हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास एक तो ये वाला वेक्टर, ऊपर वाला वेक्टर निकाला तो ये क्या होगा, ये होगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर हमने एक ये वाला वेक्टर निकाला, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर वेक्टर माइनस, या फिर नहीं निकालते आर, ये वाला वेक्टर नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, हम ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं। इस जैसे हमने इक्वेशन दी हुई है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करो, आप कुछ चेंजेस ऐसे करो इसके हिसाब से जो ये देना चाह रहा है, इस इक्वेशन को प्रूव करने के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने, क्योंकि ए, हाँ हम इसको ले लो आप ए वेक्टर, दिस इज योर ए पॉइंट, और इसको आप ले लो बी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये ले लो आप सी वेक्टर, ये सी पॉइंट ले लो, ये बी वेक्टर। मैंने ये इसलिए किया है, चेंज इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। अगर आप दूसरे तरीके से भी करोगे जैसे मैं पहले कर रहा था तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम इक्वेशन आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया रैंडम जो कि है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। अब हमने क्या किया, हमने ये पी ए वेक्टर निकाल लिया जो विच इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, एक वेक्टर मैंने ये निकाल लिया, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसे ही मैंने एक ये वाला वेक्टर निकाल लिया विच इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, अब मुझे कंडीशन निकालनी है। कंडीशन क्या हुई, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं इन दोनों वेक्टर का, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, यानी कि मैंने किया क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिया मैंने, तो वो क्या होगा, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ठीक है, दिस इज दिस वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दोस टू कंटेनिंग वेक्टर्स। ये हो गया। अब तीसरी चीज, जब आपने इस परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर से, क्योंकि ये बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली जीरो होगा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बिकॉज व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि थीटा जीरो होगा, कॉस थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया इससे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से, ये मस्ट बी इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ए डॉट बी सी, जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक्चुअली ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस ए
बी माइनस ए सी माइनस ए इक्वल टू 0। ओके, तो ये है वेक्टर फॉर्म। इसी को ही अगर आप कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने वेक्टर में इक्वेशन चीजें पढ़ी हैं तो उसमें अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। बी वेक्टर है आपका अगर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। और अगर आपका सी वेक्टर है x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप। तो इन दोनों का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, इसकी वैल्यू होती है बॉक्स मॉड x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। है ना, ये हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको ये चीज अच्छे से पता है तो आप यहाँ पर ये चीज अप्लाई कर दोगे। आपका काम क्या है, बस आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालो। जैसे मैंने ए वेक्टर की वैल्यू ए ये दी रखी है, यहाँ पर बी वेक्टर x2 y2 दे रखा है और सी वेक्टर मैंने ये दे रखा है। तो यहाँ पर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर में डाला तो आपके पास ये आया, ये और ये। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज दिस एंड दिस इज व्हाट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर, कार्टेशियन फॉर्म ये आ गई। अब तीसरी नेक्स्ट इक्वेशन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में। हम एक्चुअली में किसी भी गिवन कंडीशन के हिसाब से जब हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम पॉइंट एज्यूम करते हैं एक्स वाई जेड जिसका हमें लोकस निकालना है, क्योंकि वो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। व्हाट इज ए कर्व? कर्व क्या होता है? कर्व इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशन। वो होता है हमारा कर्व। यहाँ पर हमारा कर्व क्या है? प्लेन। तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स वाई जेड जिसको हमें अंडर गिवन कंडीशन घुमाना है जिससे कि हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। हमारी गिवन कंडीशन क्या है, वो हम कंडीशन हमें क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स क्रिएट किए जो कि प्लेन में है। एक्चुअली तीन वेक्टर क्रिएट करे जिसमें से किसी भी दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जो कि परपेंडिकुलर होगा और थर्ड वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 कर दिया। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप जैसे मैंने किया है जरूरी नहीं है आप भी वैसे ही करें। आप आर वेक्टर का बी वेक्टर से भी ले सकते थे और बचे हुए जो बाकी जो दो दो थे वेक्टर्स उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते थे। किसी भी तरीके से लेते आपकी इक्वेशन सेम ही आएगी। ठीक है, उसकी परवाह मत कीजिए, किसी भी तरीके से करिए आपकी इक्वेशन सेम ही आएगी। नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म? जैसे आपको याद होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होता है, आपके पास अगर एक लाइन होती है, अगर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है तो उसी केस में हम क्या करते हैं, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो होता है ए और वाई इंटरसेप्ट होता है बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन से 2D कोऑर्डिनेट्स में। उसी तरह से हमने z का कंपोनेंट भी ऐड कर दिया प्लेन के लिए। तो इसका क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा a और y कोऑर्डिनेट वो होगा वो b और z जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा c। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास दो प्लेन है। ये एक प्लेन है प्लेन नंबर 1 दिस वन, जिसके ऊपर जो नॉर्मल की जिसकी इक्वेशन ऐसी है कि इसका नॉर्मल n1 वेक्टर दिस एंड d1 जो कि हम देख चुके हैं पहले। आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1 होती है इक्वेशन। और दूसरी की इक्वेशन ये है, दूसरे वाले की इक्वेशन ये है n2 वेक्टर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को, जैसे आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो लाइंस होती हैं, उन दोनों दो लाइंस में तीसरी लाइन अगर आपको इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ लाइंस, तो आप क्या करते हो, यही तो करते हो, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से आपने यहाँ पर ये चीज करी है कि प्लेन 1 प्लस सम कांस्टेंट इनटू प्लेन 2 की इक्वेशन ये आपने कर दिया। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स आ गई। अब गिवन कंडीशन के हिसाब से आप म्यू की वैल्यू डालोगे और म्यू की वैल्यू 500 करोगे और आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ये कार्टेशियन प्लेन, यानी कि ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 और ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन P2 और मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स आ गई। इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स डिफर ओनली बाय ए कांस्टेंट। जो प्लेन्स जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे लाइंस होती हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके केस में क्या होता है, कांस्टेंट इसकी इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन फिर क्या होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। क्योंकि दो लाइंस जो पैरेलल होती हैं उनके कांस्टेंट्स ही डिफर करते हैं, स्लोप सेम होते हैं उनके। तो इसी तरीके से जो दो प्लेन्स होते हैं उन दो प्लेन्स के भी सिर्फ कांस्टेंट डिफर करते हैं d1 और d2।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास दो लाइंस दी हुई हैं, दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज योर सेकंड लाइन। अब यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि दिस इज योर लाइन वन, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है। इस इक्वेशन का मीनिंग ये है कि ये लाइन जो है दिस इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लाइन वन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, and this line is parallel to a vector whose direction ratios are parallel to a vector whose direction ratios are a1 b1 and c1। ठीक है, तो यानी कि वेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, b1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इसके पैरेलल ये लाइन होगी। ऐसे ही दूसरी लाइन क्या है, x2 y2 z2 से पास हो रही है, और उसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, b2 इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ क्या करना है कि कंडीशंस, फिर वही कंडीशंस फ्रेम करनी है आपको। कैसे करोगे, ये है सपोज आपका a1 वेक्टर और दिस इज योर a2 वेक्टर, तो आपने क्या किया, पहले तो एक प्लेन में वेक्टर निकाल लिया विच इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का, ये जो दोनों प्लेन में वेक्टर्स है ना पैरेलल, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। अब आपने अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला इन दोनों का, तो इसका मीनिंग क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग है एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर। मतलब इसको अगर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो मेरा वेक्टर जो होगा वो होगा b1 क्रॉस b2 इज द एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब मैं b1 क्रॉस b2 का अगर डॉट प्रोडक्ट लूंगा a2 माइनस a1 से, तो वो ऑलवेज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है मेरे प्लेन के। राइट, समझ में आ गया होगा। तो b1 क्रॉस b2 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर प्लेन में है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसलिए हमने ये कंडीशन लगा ली, इसलिए हमारी ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट है जो कि है a2 माइनस a1 b1 b2। तो इसको जिस तरह से हमने पिछली इक्वेशन में लगाया था, यहाँ पर ये ऐसे एक्सप्लेन किया था, वैसे ही हम इसको भी पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पर a2 क्या है, a2 जैसे मैंने बताया था, a2 इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और a1 क्या है, a1 इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और जो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो a1 b1 ये तो मैं समझा ही चुका हूँ, ये b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर इसके डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना। ओके, समझ में आ गया। कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी होती है ये दोनों, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब चलते हैं एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। आपको एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, दिस इक्वेशन इज आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1। सेकेंड प्लेन की जो इक्वेशन है वो है आर वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। अब आपको ये पता है कि ये है, दिस इज योर n1 कैप एंड दिस इज योर n2 कैप। तो अगर आप ध्यान से देखो, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम, दिस एंगल इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, है ना। क्योंकि अगर आप एक प्लेन लेते हो इस तरीके से, इसका एक नॉर्मल निकाल लेते हो, और दूसरा प्लेन एक और है आपके पास जो कि ऐसे दिया हुआ है, अब इसके बीच इसका एंगल निकालोगे तो जो एंगल इन दोनों के बीच में होगा, इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा वही तो एंगल होगा इन दोनों के नॉर्मल में भी, क्योंकि एक का नॉर्मल 90 डिग्री है, इसका नॉर्मल 90 डिग्री है, सेम एंगल होगा। तो आप या तो प्लेन के बीच का एंगल निकालते निकालते रहो, और या फिर दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो, सेम होगा। अगर नॉर्मल जो है उनका जो वेक्टर ये दिया हुआ a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, तो उसके बाद नॉर्मल दोनों के बीच का एंगल, फिर तो ये एंगल बिटवीन द लाइंस हो गया जो हमने सबसे पहले पहले पढ़ा था। तो ये बेसिक फॉर्मूला है उसका। अब आते हैं एंगल बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन। आपको लाइन क्या दी हुई है, दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, एंड दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर। और दूसरा क्या है, दिस इज ए प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन जिसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो है एन कैप। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, यानी कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, यानी कि दिस एंगल निकालना है आपको। तो यहाँ पर अगर आप लाइन और इसके बीच का एंगल निकाल लेते हो, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल लिया आपने फाई,
तो ये फाई क्या होगा, दिस फाई विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो आपने एक्चुअली यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर कॉस फाई निकाला, दिस इज एक्चुअली में कॉस फाई, क्योंकि एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाला, जिसके दो लाइन जिसके वेक्टर्स ये हैं। एक्चुअली अब क्या है कि आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन। लाइन एंड ए प्लेन क्या है, ये थीटा है। अब थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 90 थीटा, सॉरी थीटा, थीटा एंड फाई, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव। तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड ए प्लेन इज थीटा, लाइन एंड ए प्लेन इज थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल टू इन ये वाली चीज। क्लियर है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा अच्छे से वेक्टर, मतलब आपको 3D में क्या होगा ना, 3D में तभी प्रॉब्लम आएगी जब आप इसको 3D को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की आपको। अगर इसको समझ में नहीं आया तो अच्छे से एक दो बार आप देख लेना बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। और तब भी अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो तो मुझे आराम से डाउट भेज सकते हो आप मुझे, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश की आपको डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो गए। अब अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम इज व्हाट, प्रॉब्लम इज दिस, if the line, this is a line intersects the plane at a point P and the plane at point Q, यानी कि आपके पास दो प्लेन्स हैं, दो प्लेन है, वन प्लेन इज दिस एंड सेकंड प्लेन इज दिस। अब एक लाइन है जो आपकी इधर से पास हो रही है, दिस लाइन जो है, ये लाइन आपकी पॉइंट P पर कट करती है और यहाँ पर पॉइंट Q पर कट करती है। इस प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है विच इज 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 13 इक्वल टू 0, और इस प्लेन की इक्वेशन हमें दी हुई है 3x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 16। अब देखिए इस लाइन के ऊपर गिवन लाइन इज x माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/-1 इज इक्वल टू समथिंग, जो कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मान लो लैम्डा एज्यूम कर लिया मैंने। अब इस लाइन के ऊपर मैं किसी भी पॉइंट को ले सकता हूँ, मतलब दिस पॉइंट अगर 2,-1,1 ये पॉइंट होगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, z इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग पॉइंट्स इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए हमें पॉइंट P निकालना है, तो इफ द पॉइंट P इज ऑन द लाइन एंड दिस आल्सो लाइज ऑन द प्लेन, तो उसके केस में अगर आप इस पॉइंट को इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि देन फॉर P, अगर हमें P निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है, 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 13 इक्वल टू 0, 12 प्लस 13 लैम्डा 1 दिस कैंसल्ड, प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपकी -1 आई। तो इसके केस में आपके P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2 प्लस 3 लैम्डा यानी कि -1, -3, 2, ये P के कोऑर्डिनेट होगा। अब Q के लिए निकालते हैं। Q मतलब लैम्डा की वो वैल्यू जिस पर ये पॉइंट इस पर प्लेन पर लाई कर रहा है, यानी कि फॉर Q जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 16। तो यानी कि 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 16, 11, 7 लैम्डा दिस प्लस 9 इज इक्वल टू 16, 7 लैम्डा इज इक्वल टू 7, लैम्डा इज इक्वल टू 1। फॉर Q आपके पास क्या आया, Q के लिए आपके पास Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Q के कोऑर्डिनेट शुड बी 5, 1, 0।
तो ये आपने पी और क्यू की कोऑर्डिनेट निकालनी है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस विल बी व्हाट, पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। 5 - -1 इज 6, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 36 प्लस 16 प्लस 4, तो क्या हुआ ये 20, 56 रूट 56, यानी कि 2 √14 होना चाहिए। हाँ, 2 √14 होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर, डी इज द आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व होना चाहिए। प्लेन के कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, पर क्या है ना कि प्लेन का जो बेसिक जो तरीका है सॉल्व करने का वो आपको समझ में आना चाहिए। अब बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका है कि आपको क्या करना है, एक कोई प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक रैंडम पॉइंट लेना है आर, कोई भी पॉइंट पॉइंट, अब उस पॉइंट को अंडर, उस पॉइंट के साथ आपको प्लेन के लिए गिवन कंडीशन के हिसाब से एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसके जिसके अकॉर्डिंगली आपका पॉइंट मूव करेगा। तो स्टेप्स क्या हैं, पहले आप पॉइंट रिप्रेजेंट करो जिसका आपको लोकस निकालना है, उसका वेक्टर रिप्रेजेंट करो और फिर उस पॉइंट को गिवन कंडीशन, गिवन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से आप उसको मूव कराओ, बस हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गई। वैसे इसके अलावा आपके पास ज़्यादा फॉर्मूले आते नहीं हैं, ये सभी फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर लिए हैं प्लेन के। तो इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब शायद प्लेन के एक तो और ही कॉन्सेप्ट होंगे, या जैसे ज़्यादातर सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, तो ये शायद लास्ट कैप्सूल था आपका इम्पॉर्टेंट कैप्सूल। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्लेन में, तो मैं कल से फिर फिजिक्स का कैप्सूल स्टार्ट करूँगा। और अगर आपको केमिस्ट्री के भी कैप्सूल्स चाहिए इस तरीके के, तो मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के भी किसी भी टॉपिक जहाँ पर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल जो भी आपको टफ लगता हो वो मुझे बता देना। और ये भी ध्यान रखना कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो चेंज हो गई है, वो अब अप्रैल 21 नहीं है, वो जून 21 है पहले अटैम्प्ट की। तो फर्स्ट अटैम्प्ट विल बी योर, तो आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट जो 21 अप्रैल में था वो हो गया है आपका 21 जून में। और जो सेकंड अटैम्प्ट था वो जो मई में होने वाला था 21 मई में, वो हो गया है आपका 21 जुलाई। और उसी हिसाब से आपका जेई एडवांस में शिफ्ट हो गया है। तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए आपको और भी टाइम मिलेगा, तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए। तो यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट कीजिए अगर आपको किसी टाइप इंपॉर्टेंट टाइप के वीडियोस चाहिए जिसमें आपको बहुत डाउटफुल या बहुत टफ लगता हो कोई चैप्टर। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।